अब जिस तीसरी चीज़ को या तीसरे वे ऑफ इनकम को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे साथ साथ आप लोग भी लकी हैं कि आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता चलने लगा है कि कैसे इस पे काम किया जाता है, किस तरह आप अर्निंग करते हो, क्या तरीक़ाकार होता है। इस सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बिल गेट्स को तो आप सब जानते होंगे। बिल गेट्स वो जिसने विंडोज़ बनाई, कंप्यूटर की विंडोज़। उस पर्सन का कहना है गिवन मी एन अदर चांस एंड आई डू इट, यानी कि मुझे कोई और चांस मिल जाए मैं इस पे काम करूँगा। की थिंग वो ये नहीं कह रहा कि उसने हमारी कंपनी में काम करना है, वो ये कह रहा है कि मैं इस सिस्टम पे काम करूँ। अब वो सिस्टम जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसको हम क्या कहते हैं। तीसरा वे ऑफ इनकम जो है उसको हम कहते हैं MSB, यानी कि इसमें बात की जाए तो मैट्रिक्स सिस्टम बिजनेस। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि जिसमें हम कहते हैं रोज एंड कॉलम्स पे काम जब किया जाता है। मैट्रिक्स यानी कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। वो कब हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं? जब इक्वली उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसकी वैल्यूज़ को इक्वलिटी में ले आते हैं हम लोग। सो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रोज एंड कॉलम्स पे काम करना। अब मैं बात करता हूँ MSB में जब काम किया जाता है तो है तो ये भी बिजनेस। हाँ तो बिजनेस है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम के थ्रू बिजनेस हो रहा है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ जिस तरह हमने बिजनेस में बात की थी कि हमारे पास जो है कौन कौन सी चीज़ आती है, उसमें हमारे पास जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी चाहिए होती है। बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए। खाना खाना है, आप नवाला तोड़ते हो, आप जो है मुंह में डालने तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। किस चीज़ की? एनर्जी की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। आप यहाँ से सुबह उठते हो, उठने के बाद जो जब अगर आप कहीं काम पे जाते हो या पढ़ने जाते हो या कोई भी काम करते हो तो आप जो वो डिस्टेंस कवर करते हो वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। आप अगर घर पे काम कोई कर रहे हो तो अपनी मेहनत की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो कोई भी चीज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट दुनिया में होती ही नहीं है। चाहे वो पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, मनी इन्वेस्टमेंट हो, टाइम इन्वेस्टमेंट हो, आपकी जो है मेहनत की इन्वेस्टमेंट हो, वो किसी भी चीज़ की हो, वो आती ही है उसमें। तो बिजनेस है, इसमें क्या चाहिए होता है? आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। MSB के अंदर जो है अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपने ट्रेनिंग के लिए पे किया है, वो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी किस लिए? कि आप चीज़ें सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने चीज़ें सीखने के लिए इन्वेस्ट की है। उसके बाद मैं बात करता हूँ MSB में काम करने के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ये काम इस तरह से हो जाता है, इतनी आसानी से हो जाता है। इसमें टाइम लिमिट नहीं है। इस पे आप जितनी देर काम करते हो, जिस तरह से काम करते हो, उतनी आपको इनकम होती है, उतना ही आपको प्रॉफिट होता है, उतना ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। एरिया लिमिट, इसमें एरिया लिमिट की भी बात आ जाती है कि एरिया लिमिट आपके पास होती ही नहीं है। अब जॉब लोकेशन के आपकी लाहौर है, अब आप जिस सिटी में हो आप उस सिटी में रहकर काम करोगे, होम बेस काम करोगे, जैसे भी काम करोगे, तो आपके पास एरिया लिमिट तो ना हुई कि जॉब लोकेशन जो है वो लाहौर है और आप काम अपने घर पर बैठकर कर रहे हो, वहाँ पर कर रहे हो। चाहे लाहौर का स्टूडेंट है, वो घर पर बैठकर काम कर रहा है, तो उसके लिए एरिया लिमिट तो ना हुई कि जहाँ पर काम करना है वहीं पर जाके करना है। आउट ऑफ सिटी का पर्सन है, उसको आउट अपने सिटी में रहकर अपने घर पे रहकर काम कर सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि उसको लाहौर ही आना पड़े। रिस्क, रिस्क इसके अंदर ना होने के बराबर होता है। MSB की बात करूं तो MSB के अंदर जो रिस्क होता है वो आपका 0.1% होता है। अब ये 0.1% क्यों है? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विदाउट रिस्क हो, या रिस्क की अगर बात करूं कि 100% एक्यूरेसी के साथ हो। उसमें भी पॉइंट कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ जाता है। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी दुनिया में चीज़ एक भी नहीं है।
अब इसमें ये 0.1% क्यों कहा गया है? वो इस वजह से कहा गया है कि ये आपके लिए, आप अपने लिए रिस्क खुद क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करते हो? आप टाइम काम नहीं करते तो के लिए रिस्क है। आप काम करोगे तो फिर रिस्क नहीं है। नियत के साथ काम करोगे, सिंसियरिटी के साथ करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, अपनी स्किल्स दोगे, परफॉर्मेंस दोगे, तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी रिस्क के अंदर। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि इसमें आपका एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, ना आपको टैक्स पे करना होगा, ना आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होगी। आप क्या करते हो, इसके अंदर जो है 95% ये आप इंजॉय करते हो। क्यों? इसके अंदर क्या बिजनेस का वर्ड आ रहा है, तो आप भी बिजनेस ही कर रहे होगे, 95% ही इंजॉय कर रहे होगे। मैं बात करता हूँ इस सिस्टम के अंदर जो पर्सन भी काम करता है, वो हर पर्सन अपनी मेहनत का 95% इंजॉय कर रहा होता है। मैं बात करता हूँ इस सिस्टम में, अगर एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपनी मेहनत का 95% इंजॉय कर रहा होगा। मैनेजर है तो वो अपनी मेहनत का जो है वो 95% इंजॉय कर रहा होगा। अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर अपनी मेहनत का 95% इंजॉय कर रहा होगा। और अगर मेंबर है तो वो अपनी ही मेहनत का 95% इंजॉय कर रहा होगा। ये नहीं होगा कि सारा काम जो है कोई और करे, जॉब कोई और करे और इंजॉय बिजनेसमैन करे। इस सिस्टम के अंदर जो पर्सन भी काम करता है वो अपनी मेहनत का ही 95% अर्न करता है। अब मैं ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी। अब मुझे एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में, चलें पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की वजह क्या क्या हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या फिगर्स एंड फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है महंगाई बढ़ रही है। मुख्तलिफ जवाब आते हैं हमारे पास। जब हम ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो मुख्तलिफ मेरे पास स्टूडेंट्स के जवाब, सर आबादी बढ़ने की वजह से, इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, चीज़ों की शॉर्टेज की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, उसके बाद इलिटरेसी जो है, नाखवानदगी की वजह से कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, काम मिलता नहीं है, बेरोज़गारी की वजह से, एक दूसरे का हक मारने की वजह से। हर चीज़ जो है वो इसमें फैक्ट एंड फिगर्स में आती है और मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ। इसके किसी एक पॉइंट के साथ भी मैं डिनाई नहीं करता। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि मैं एक ऐसे कॉमन फैक्टर की बात करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं कि ये आपका 100% जो है वो मेन फैक्टर बनता है। उसमें क्या चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट की वजह क्यों है हम बात करते हैं, तो अगर हम देखें आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले लक्स साबुन की प्राइस क्या होती थी, गौर किया जाए तो वही कोई मेरे ख्याल में 30 के करीब होती होगी, राउंड फिगर की बात की जाए। और आज लक्स साबुन की प्राइस क्या है? यही लक्स साबुन जो है ये 70 रुपीज़ का हुआ है। कैसे? पहले वक्त की आपने ऐड देखी थी, क्या एड्स हुआ करती थी, और आज की एड्स में क्या आ रहा है? आज में टेक्नोलॉजी आ गई है, आईटी का दौर आ गया है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, पहले जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो सिर्फ एरिया वाइज होती थी। लेट्स सपोज कि अगर किसी एक जगह पर, एरिया में, किसी टाउन में, किसी सिटी में, किसी गांव में अगर किसी चीज़ के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा होता था तो वो सिर्फ उसी एरिया के अराउंड रहती थी एडवर्टाइजमेंट। वो आगे किसी दूसरे एरिया को, साथ वाले सिटी को नहीं पता होता था। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर के अंदर जो है अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो समनाबाद में हो रही है तो इछरा वालों को नहीं पता होता था, इकबाल टाउन वालों को नहीं पता होता था, वॉल्टन वालों को नहीं पता होता था, डिफेंस वालों को नहीं पता होता था। अब जो है आईटी का दौर है, तो आईटी के दौर की वजह से इंटरनेट का दौर आ गया, आपका केबल टीवी का दौर आ गया, तो इसकी वजह से अब हमें ये पता चल रहा होता है कि अमेरिका में कौन सा ब्रांड आ गया है। अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने हमसाए मुल्क इंडिया के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सा ब्रांड आया हुआ है, कौन सी खाने की चीज़ है, कौन सा ड्यूरेंट आ गया हुआ है, कौन सा ड्रिंक आ गया हुआ है, कौन कौन सी न्यू चीज़ें आ गई हुई हैं। लेकिन पहले क्या था, हमें अपने एरिया के बारे में भी पूरी तरह से नहीं पता होता था। अब क्या, हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चलना शुरू हो गया। क्यों? अब क्योंकि आईटी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इस वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब इसमें आगे मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो है
अगर हम बात करते हैं कि कोक की जो बोतल थी, जो अब रेगुलर बोतल होती है हमारी, वो कितने की आती है? 20 रुपीज़ की आती होगी, ठीक है। अब ये 20 रुपए की बोतल है, क्या आपको कुछ आइडिया है कि जब इसकी प्रोडक्शन होती है वो कितने रुपए की बन के निकलती है? कुछ आइडिया लगाएं, आपके माइंड में क्या आता है, कहाँ तक आप कर सकते हो? अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर की बात करता हूँ, एनालिसिस की बात करता हूँ, ग्राफ्स की बात करता हूँ, तो जब एक रेगुलर बोतल किसी कंपनी से, कोक की बोतल कंपनी से जो है वो निकलती है, तो उसकी प्रोडक्शन प्राइस जो होती है क्रेट के अंदर पड़ी हुई एक रेगुलर बोतल की, वो होती है 1.86 रुपीज़। अब इसको राउंड फिगर कर दूं तो 2 रुपए की, यानी कि आपको वो बोतल पड़ रही होती है जो कि आपको 20 में मिलती है। अब ये 18 रुपए का डिफरेंस जो है ये कहाँ गया, ये कहाँ, ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये 18 रुपए कंपनी के पास जाते हैं। कैसे, इसकी मैं डिवीजन करके बताता हूँ। सबसे पहले जो है मेजर पार्ट आपका जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जो कि कंपनी की पॉकेट में जाता है। देन आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास होल सेलर्स आ जाते हैं, और एंड पर आपके पास रिटेलर्स आ जाते हैं। रिटेलर्स का मतलब जो कि आपके शॉप वाले होते हैं। अगर मैं इसकी भी डिवीजन कर देता हूँ तो उनके पास हर बोतल पे मार्जिन, मिनिमम मार्जिन जो है वो 3 रुपए का मैं कहता हूँ, चलो उधर चला गया, और 15 रुपीज़ जो है वो फिर भी कंपनी के पॉकेट में जा रहे हैं। 15 रुपए एक बोतल से उनको मिल गए। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है, टोटल आबादी कितनी है? बात करूं तो ऑलमोस्ट 22 करोड़ के करीब है। 22 करोड़ के करीब है पाकिस्तानी जो है आबादी। इसमें से अब आप ये देखें कि कितनी आवाम जो है, या कितने लोग जो हैं, वो एक दिन में एक रेगुलर बोतल जो है उसकी कंजम्पशन करते होंगे, उसको इस्तेमाल करते होंगे, उसको पीते होंगे। मुख्तलिफ जहन में आती होगी जी, कोई किसी के जहन में आएगी जी 5 करोड़ हो गए, कोई कहेगा 4 करोड़ होंगे, कि एक दिन में 22 करोड़ अवाम में से इतनी। और 5% ऐसे भी हैं जो एक दिन में 2 से 3 3 दफ़ा बोतल पीते हैं। अगर मैं बात करूं बिल्कुल मिनिमम लेवल पर, अगर बात करूं तो 1 करोड़ भी अगर पीता हो तो उनकी पर डे की सेल जो है 20 करोड़ हो गई। 20 करोड़ में से 2 करोड़ उनका निकल गया प्रोडक्शन प्राइस, 3 करोड़ चला गया ये इन डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर्स को। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि 15 करोड़ जो है, 15 करोड़ आपका कहाँ चला गया? एडवर्टाइजमेंट में, कंपनी की जेब में, यानी कि 15 करोड़ रुपया एक दिन का उनकी जेब में चला गया। अब मैं ऐड की बात करता हूँ, पुराने वक्त में कोक की बोतल की ऐड किस तरह की होती थी और आज की किस तरह की होती है। कोक स्टूडियो आ गया हुआ है, उसके अलावा फीफा के ऊपर जो इन्होंने ऐड बनाई थी, अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर कम से कम भी अगर 3 करोड़ भी उन्होंने लगा दिया एक ऐड पे, ये बहुत ज़्यादा होता है। 3 करोड़ भी अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर भी पीछे 12 करोड़ रह गया। एक दिन का 12 करोड़ को निकाल कर साइड पे कर दें तो वो एक ऐड जो कम से कम एक मंथ तो चलता है। अब अगर एक मंथ की बात करूँ, 15 को अगर मैं करता हूँ, 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 30 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 450 करोड़ रुपीज़ आ जाते हैं हमारे पास। यानी कि कोक वाले जो हैं एक महीने में 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ हमारी पॉकेट से। हमारी पॉकेट से इतना पैसा जा रहा है। अभी मैंने सिर्फ रेगुलर बोतल की बात की है, मैंने छोटे कैन की बात नहीं की, मैंने हाफ लीटर कैन की बात नहीं की, हाफ लीटर बोतल की बात नहीं की, लीटर की, 1.5 लीटर की जंबो पैक की, मैंने किसी की भी नहीं इनमें से बात की है। अगर मैंने बात की है तो सिर्फ रेगुलर बोतल से की है, और वो भी मिनिमम मार्जिन पे रख के। अब आप खुद देख लें कि वो कितना मार्जिन जनरेट करते होंगे। सिर्फ हमें ऐड दिखाने के लिए जो है वो इतने रुपए हमारी जेब से निकाल लेते हैं। हम लोग तो नहीं दे रहे उनको कि हमें ऐड दिखाओ, लेकिन हम ना जानते हुए भी ऐड देखने के पैसे दे रहे हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि लेट्स सपोज हम सिनेमा घर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमें टिकट परचेज करनी होती है। क्यों वो हम परचेज करते हैं? कि हमें मूवी देखनी है, हम वो स्पेसिफिकली मूवी देखने के लिए टिकट परचेज करते हैं, उसके पैसे देते हैं। अगर मैं बात करूँ, मूवी की जगह मैं रख दूँ ऐड को, और टिकट की जगह रख दूँ हम इसको, कोक की बोतल को, तो क्या हम इस नीयत से दे रहे होते हैं कि हमें ये ऐड देखनी है? हम इसलिए पे कर रहे होते हैं कि हमें ऐड देखनी है तो हम बोतल पी रहे हैं। हम किस लिए करते हैं? कि हमें वो ड्रिंक पीना होता है। सो बताने का मकसद आप सबको ये था कि इसमें अगर बात की जाए एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें कितना पे करना पड़ता है।
एमएसबी की बात करते हैं। तो एमएसबी की बात करने से पहले मैं ये की पॉइंट आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि यूज़र टू कंपनी इनकम जाती है आपकी। कैसे? बोतल आपने ली, पिया, और बाकी की अमाउंट कहाँ गई? कंपनी की पॉकेट में। यूज़र टू कंपनी जाती है। अब मैं बात करता हूँ एमएसबी में। एमएसबी में भी आपकी चीज़ जो है वो 20 की ही आपको मिलती है, वो बनती 2 रुपये ही की है, लेकिन वो 18 रुपये जो हैं वो आप में ही डिवाइड कर दिए जाते हैं। आपके दरमियान बात करता हूँ, डायरेक्टर में कर दिए जाएंगे, मैनेजर में कर दिए जाएंगे, सुपरवाइज़र में डिवाइड कर दिए जाएंगे, मेंबर में डिवाइड कर दिए जाएंगे। कैसे? अब इस चीज़ को हम इस तरह करते हैं, कहते हैं कि एमएसबी में काम करते हैं। जब हमने बात की थी रोज एंड कॉलम्स, आप में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस आप लोग कर रहे हो, बिजनेस के अंदर क्या है, 2 रुपए की चीज़ बनी है, मिलेगी 20 की, लेकिन अमाउंट जो है वो आप में ही इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इसमें अगर बात करूं तो अमाउंट जो है वो यूज़र टू यूज़र ही रहती है। सो क्या कहते हो आप लोग, यूज़र टू कंपनी अमाउंट जाना अच्छा है कि यूज़र टू यूज़र जो है वो जाना अच्छा है? लोगों की जेब से निकल कर कंपनी की जेब में जाए कि लोगों की जेब से निकल कर लोगों की ही जेब में वापस आ जाए? जहाँ तक मुझे लग रहा होगा कि आप सबके जहन में आ रहा होगा कि यूज़र टू यूज़र ही होनी चाहिए। क्यों? आपका पैसा वापस आपकी ही जेब में आएगा, आपकी ही जेब में वापस आ जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी जेब से निकला हुआ पैसा कंपनी की जेब में चला जाए। सो ये चीज़ होती है इसमें। अब मैं बात करता हूँ, जिस तरह पीछे एमएसबी के बारे में बात की जा रही थी, एमएसबी में करना क्या होता है आपको। एमएसबी में का बेसिक मकसद क्या होता है कि इसमें आपने मशवरा देना होता है। मशवरा देना से मुराद कि आपने किसी को एडवाइस देनी होती है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने किसी से पूछा, या किसी पर्सन की बात अगर मैं करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे जो है ना बाइक लेनी है, तो मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। उसने कहा सर आपको जो है ना होंडा 125 लेनी चाहिए कि वो बहुत अच्छी है, पायदार है, मजबूत है, लॉन्ग रनिंग है, उसकी स्पीड भी अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग, पार्ट्स भी उसके सस्ते मिल जाते हैं। मैं ठीक है। अब उस पर्सन से मैंने पूछा, उसके अलावा और पर्सन को भी वो मशवरा देता है। बात करते हैं एक दिन के